नमस्कार। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने वर्णमाला चैप्टर के स्वरों को देखा था। आज के वीडियो में हम लोग वर्णमाला के ही व्यंजन को देखेंगे, जो कि ये पार्ट 2 है। इसके बाद एक पार्ट 3 भी आएगा जिसमें व्यंजन के दूसरे टाइप्स के बारे में होंगे, क्योंकि आज व्यंजन का जो पूरा वर्गीकरण है एक वीडियो में उसे करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हम लोग एक और पार्ट लाएंगे जिसमें हम व्यंजन के दूसरे पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। आज व्यंजन को स्टार्ट करने से पहले एक बात और, कि वर्णमाला में एक चीज छूट गया था वर्णमाला की परिभाषा में, कि वर्णमाला मैंने आपको बताया था जहां पे स्वर और व्यंजन दोनों को रखा जाए उसे हम वर्णमाला कहेंगे। लेकिन क्या अगर हम लोग ऐसे रख दें क ख च ट त व, क्या इस क्रम में अगर वर्णों को रखा जाए तो क्या वो वर्णमाला कहलाएगी? बिल्कुल नहीं कही जा सकती है, क्योंकि वर्णों का यहाँ पर रखाव तो है लेकिन वर्णों का एक सही क्रम नहीं है। इससे ये पता चलता है कि वर्णमाला का एक सही क्रम होना चाहिए। वर्णमाला में वर्णों का एक सही क्रम होना चाहिए, जैसे क ख ग घ ङ च च होता है, ऐसे वर्णमाला में वर्णों का एक क्रम होना चाहिए। जब तक हम वर्णमाला में वर्णों को क्रम से नहीं रखेंगे तब तक हम उसे वर्णमाला नहीं कहेंगे। इसलिए जो वर्णमाला की शुद्ध परिभाषा ये है कि वर्णों का एक सुव्यवस्थित क्रम हो। इसीलिए यहां से एक अंतर नजर आता है, जो है सुव्यवस्थित। क्या है? सुव्यवस्थित। वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहेंगे। बहुत सारे एग्जाम्स जो आने वाले हैं या जो बीत भी चुके हैं उसमें ऑप्शन में एक क्वेश्चन जरूर देता है कि वर्णमाला कहते हैं वर्णों के क्रम को, वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को, वर्णों के सार्थक क्रम को। ठीक है, ऐसे ऑप्शन देता है। तो वर्णों का जो सुव्यवस्थित क्रम है उस पर हम क्लिक कर देंगे। आज हम लोग व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको व्यंजन के बारे में बताऊंगा कि व्यंजन क्या है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, और खास तौर पे इस वीडियो में व्यंजन के उच्चारण स्थान होंगे। दूसरे वीडियो में जो वाह्य प्रयत्न है उसके बारे में बताएंगे, जैसे कि अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष आदि चीजों की चर्चा हम दूसरे वाले पार्ट में करेंगे। इसमें हम व्यंजन के उच्चारण स्थान के साथ साथ पहले वाले वीडियो में जो मैंने आपको स्वर बताए थे उसके भी उच्चारण स्थान के बारे में हम यहीं पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यंजन के बारे में। ये व्यंजन है क ख ग घ ङ च छ ज झ झ य ट ठ ड ढ वाला, ये पूरा का पूरा व्यंजन है। अब हम व्यंजन में देखेंगे कि इनके उच्चारण स्थान क्या है, और मुख्यतः कुछ विशेष प्रकार के व्यंजन हैं जिन्हें कुछ अलग नामों से जाना जाता है। पहले हम उच्चारण स्थान को देखते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो पहला है इसे हम कहते हैं क वर्ग। ठीक है, जो पहला है इसे हम कहेंगे क वर्ग। जब क वर्ग हम कह रहे हैं तो एक चीज हमें देखना है कि जब हम बोलते हैं किसी भी व्यंजन का जब उच्चारण करते हैं तो सबसे पहली ध्वनि कहाँ से आती है। जब आप कोई भी व्यंजन बोले तो आप हमेशा देखेंगे जो सबसे पहली ध्वनि होगी वो कंठ से आएगी। अगर आप क कहते हैं क तो कंठ की आवाज आ रही है, ख कंठ से आवाज आ रही है। आप खुद बोलकर देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि जितने भी क वर्ग के व्यंजन हैं सभी व्यंजनों का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। इसको याद करने का तरीका ये है कि सबसे पहले जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले ध्वनि कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है। तो क वर्ग के जितने भी व्यंजन होंगे, ठीक है, उन्हें हम क वर्ग के जितने भी व्यंजन होंगे उनका उच्चारण स्थान हो जाता है कंठ। कहीं कहीं कंठ लिखा रहेगा, कहीं कहीं कंठ लिखा रहेगा, जो भी है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क वर्ग के जितने भी व्यंजन होंगे उनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ है। एक बात और देखनी है, जब मैं आपको स्वर पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको 11 स्वर बताए थे। जो स्वरों में भी पहला और दूसरा स्वर है, मतलब इसको मिटाते हैं एक मिनट के लिए, अ और आ, इनका भी जो उच्चारण स्थान है ये होता है कंठ। बात समझ रहे हैं आप लोग? इसके बाद क वर्ग को हमने देखा कि क वर्ग के जो पांचों वर्ण हैं, ठीक है, मुख्यतः तो 4 ही होते हैं, ये तो नासिका से बोले जाते हैं। फिर भी पूरे क वर्ग को अगर लेंगे तो पूरे क वर्ग का उच्चारण स्थान और आ, और एक और होता है अ, जो अयुग्मा होता है। टोटल आप गिने तो 5 3 8 लोगों का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है।
दूसरी लाइन पर आते हैं, ये जो है इसे हम कहते हैं च वर्ग, ठीक है, जिसमें च से प्रारंभ होते हैं वर्ण उसे कहेंगे च वर्ग। जो च वर्ग हैं इनके उच्चारण स्थान, और देखिए अ हो गया, आ हो गया, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आता है ई और दीर्घ ई, मतलब च, छ, ज, झ, या, ई और ई, इनका जो उच्चारण स्थान है वो होता है तालु। देखिए कंठ के बाद जो दूसरा जगह आता है वो आता है तालु, ठीक है, जो पीछे वाला पार्ट है, जीभ के पीछे वाला पार्ट, उसे क्या कहेंगे, तालु। तो च वर्ग के 5 और स्वरों में ये दो जो है ये क्या होते हैं, तालु से बोले जाते हैं। तो हमने 2 को देखा। तीसरा देखिए, जो ट से स्टार्ट होता है इसे हम कहते हैं ट वर्ग। जो तीसरा है ये ट से स्टार्ट होता है, इसे कहेंगे ट वर्ग। अब देखिए अ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, ई हो गया। जो ट वर्ग होता है स्वरों में इसको हम नहीं लेते हैं। देखिए, ठीक है, हम लोगों ने च को पढ़ लिया, पूरे के पूरे ट वर्ग और स्वरों में री, इनका जो उच्चारण स्थान होता है ये होता है मूर्धा से। मूर्धा, जब जीभ हमारी मुड़कर ऊपर वाले पार्ट को टच करती है उसे हम कहते हैं मूर्धा। तो ट वर्ग और स्वर री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। इसके बाद आते हैं त वर्ग में। जो ये त वर्ग है इनका जो उच्चारण स्थान होता है इन पांचों का वो होता है दंत से। किससे होता है, दंत से। संस्कृत वर्णमाला में एक स्वर होता है री, संस्कृत वर्णमाला में एक स्वर होता है री, उसका भी उच्चारण स्थान दंत से होता है। लेकिन हिंदी वर्णमाला में री नहीं होता है, इसलिए इसको हम ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद जो आता है प वर्ग, इसके बारे में देखते हैं। जब आप प बोलते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो दोनों ओष्ठ हैं वो आपस में सट जा रहे हैं। प वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ हो गया। और ये देखिए ओष्ठ होता है। एक चीज और इसमें देखना है हमको, क्योंकि अब तक तो हम लोग स्वरों को भी इसी के साथ पढ़ रहे हैं। हमने देख लिया अ, आ, ई, री, री पढ़ना ही नहीं है, तो ऊ और दीर्घ ऊ, इनका जो उच्चारण स्थान है वो भी किससे होगा, ओष्ठ से होगा। ये भी प वर्ग के साथ हैं। कुछ विशेष प्रकार के यहाँ व्यंजन हैं, इनका कुछ अलग नाम भी है और इनके कुछ उच्चारण स्थान भी अलग अलग हैं। तो ये जितना सरल था याद करना कि आप क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, साथ ही साथ 3 लोग और हैं इसमें, अ है, आ है, अ है। च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, 2 लोग और साथ हैं, ई है, ई है। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, एक आदमी इनके साथ है, री। त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, इनके साथ संस्कृत में तो एक आदमी है, हिंदी में कोई आदमी नहीं है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, 2 स्वर और इनके साथ हैं, उ और दीर्घ ऊ। ये हम लोगों ने व्यंजन के इस तरह के देखा। अब बचे यहाँ पे 4 लोग, अब हम इनकी बात करते हैं, ये क्या है भाई। चलिए, और इससे पहले मैं स्वरों की आपको बात बताता हूँ जरा, कि स्वर के जो उच्चारण स्थान है उसके बारे में भी जरा जान लीजिए। आपने लगभग 7 स्वरों को देखा। जैसे आपने देखिए ए बचा है और यहीं पे ए लिख देते हैं, ए हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। ये भाई 4 लोग बच गए। फिर बाकी का उच्चारण स्थान हमने देख लिया। देखना ये है कि जो ये ए है इसका निर्माण होता कैसे है, तो अ, आ प्लस ई और दीर्घ ई। जब अ, आ या ई आपस में जुड़ जाते हैं तो ए बन जाता है। अगर हम अ, आ प्लस उ और दीर्घ उ, ये दोनों जब जुड़ जाते हैं तब ओ और अ का निर्माण होता है। अब हम यहीं से इनके उच्चारण स्थान को देखेंगे, ए और ए के उच्चारण स्थान को। आप देखिए अ का उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से, प्लस ई का उच्चारण स्थान किससे होता है, तालु से। तो कंठ और तालु, ए का जो उच्चारण स्थान यहां से क्या मिला हमको,
कंठ तालु। अब हम ओ की बात करेंगे भाई, ओ और औ की। यहां से उठा लाइए इसको, औ का उच्चारण स्थान हमने देखा है कंठ, प्लस ऊ का उच्चारण स्थान हम जानते हैं ओष्ठ। तो अगर आपसे कहे ओ और औ के उच्चारण स्थान क्या है तो कंठोष्ठ, एक और ऐ के उच्चारण स्थान क्या है तो कंठ तालु। ये हो गए स्वर। स्वर आपने 11 स्वरों के उच्चारण स्थान को देख लिया है। व्यंजन में 25 व्यंजनों के उच्चारण स्थान को आपने देखा है। अच्छा, अब और आगे देखते हैं। स्वर हो गए, व्यंजन में 25 हो गए, जो बचे कुछ हैं उनको भी देखते हैं। एक चीज और, जो पंचमाक्षर थे, मतलब क वर्ग के लास्ट वाले, च वर्ग के लास्ट वाले, ट वर्ग के लास्ट वाले, त वर्ग के लास्ट वाले, प वर्ग के लास्ट वाले। एक बार मैं लिख देता हूँ, ये था, ये जी थे, ये भी थे, ये थे, ये थे। ठीक है, ये जो 5 लोग हैं इन्हें हम कहते हैं पंचमाक्षर। ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे, पंचमाक्षर कहेंगे। और इस पंचमाक्षर का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है नासिका। ठीक है, पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। अयोगवाह के एक आदमी इन लोगों के साथ और आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं अंग। इनका भी उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। तो यदि प्रश्न पूछता है कि अयोगवाह अंग का उच्चारण स्थान क्या है तो नासिका। अयोगवाह अह का उच्चारण स्थान क्या है तो मैंने बताया था आपको कंठ। दो चीजों को लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमें इन दोनों चीजों को लेते हुए चलना है। आपने इनके देखिए, ये जो है आपको ऑप्शन में नासिका मिलता है तो आप नासिका को प्रिफर करेंगे। अगर नासिका नहीं मिलता है तो फिर ये जिन जिन वर्गों के हैं उन वर्गों में कैसे बोला जाता है, कंठ से कहा जाता है या तालु से बोला जाता है या मूर्धा से बोला जाता है, जिससे बोला जाता है उसको हम टच करेंगे। लेकिन अगर नासिका दिया है तो पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान नासिका के ही माध्यम से होगा। अब आइए कुछ विशेष बातों को देखते हैं। अब हम बात करते हैं य की, र की, ल की और व की। ठीक है, य की, र की, ल की, व की। एक स्टेप आगे आप नहीं है, इसके ऊपर वाला मैं लिखता हूं, देखिए प, फ, ब, भ, म। ऐसा था, आगे वाली चीज नहीं है। ठीक ना, आगे वाली चीज नहीं है। तो ये 4 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं आपको, 4 मिल रहे हैं। अब आप याद करने के तरीके हैं कि ऊपर से कंठ को छोड़ के बाकी को आप सीरियल वाइज लिख दीजिए। जैसे य जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा तालु से। ठीक है, र बोला जाएगा मूर्धा से, ल बोला जाएगा दंत से, व बोला जाएगा ओष्ठ से। ठीक है, कहीं कहीं व को दंतोष्ठ भी लिखा रहता है, मैं लिख देता हूं, कहीं कहीं व को दंतोष्ठ भी लिखा रहेगा। ठीक है, तो य तालु से, र मूर्धा से, ल दंत से, व ओष्ठ और दंत से। ये 4 लोग होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद एक लोग और, 4 लोगों की श्रेणी और आएगी, उसको हम समझेंगे वो लोग कहाँ कहाँ से बोले जाएंगे। देखिए, ये है, ये है, ये है और ये है। ठीक है, इसे कुछ लोग कहते हैं बड़ा स, कुछ लोग कहते हैं बड़ा स, इसे कहेंगे पिठफरुआ स, इसे कहेंगे छोटा स। ये बोलने का तरीका नहीं है, ये बच्चों को याद कराने के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो छोटे जब रहेंगे तो इसके सही अर्थ को नहीं समझ पाएंगे, सही भाषा को नहीं बोल पाएंगे। इस स को हम कहते हैं तालव्य स। इस स को कहेंगे तालव्य स। तालव्य से रिलेटेड है तालु, तालु से तालव्य बना है, मतलब तालु से बोले जाने वाले स को क्या कहेंगे, तालव्य। तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। इस स को करते हैं मूर्धन्य स, मूर्धन्य स कहेंगे। मूर्धन्य मूर्धा से बना है, मूर्धा से मूर्धन्य, तो पिठफरुआ स नहीं कहते, मूर्धन्य स कहते हैं। ये जो स है इनका संबंध कहाँ से हो गया भाई, तालु मूर्धा से, मतलब इस स का उच्चारण स्थान क्या हो गया, मूर्धा हो गया। फिर ये स आते हैं भाई,
इसे हम कहते हैं दंत श। क्या कहेंगे? दंत श। दंत स किससे बना है? तो दंत से बना है, मतलब इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंत हो गया। बचा ह। देखिए ह जब आप बोल रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आप कंठ से बोल रहे हैं, तो आप इसको कंठ भी कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इनका उच्चारण स्थान कंठ न दे करके स्वर यंत्र मुखी कहता है। स्वर यंत्र मुखी, स्वर यंत्र मुखी का मतलब स्वर जहां से निकल रहे हैं, तो ह का उच्चारण स्थान कंठ न दे करके स्वर यंत्र मुखी भी होता है। एक फैक्ट ह से और रिलेटेड है कि इसी ह को कहीं कहीं पर काकल्य वर्ण भी कहता है। क्या कहता है? काकल्य वर्ण भी कहेगा। स जिसे हम बड़ा स कहेंगे, तालु जिसे हम पेटफरुआ स कहेंगे, मूर्धा जिसे हम छोटा स कहेंगे, दंत। इनके अच्छे मतलब जो मूल प्रोनाउंसिएशन क्या है? तालव्य, मूर्धन्य, दंत। ये स किससे बोला? ह किससे बोला जाएगा? कंठ से, स्वर यंत्र मुखी से, और इसका काकल्य वर्ण क्योंकि गले से बुलाया था इसलिए काकल्य वर्ण भी कहते हैं। हमने इन सबको देख लिया, लगभग सबके उच्चारण स्थान को समझ गए, चाहे वो स्वर रहा हो चाहे वो व्यंजन रहा हो। अब हम कुछ इसमें विशेष प्रकार के व्यंजन आते हैं जिनका कुछ अलग नाम है, सेपरेट उनको कर दिया गया है, उसके बारे में जरा देख लेते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं। देखिए य, र, ल, व, ठीक ना। य, र, ल, व को एक विशेष नाम से बुलाया जाता है जिसे कहते हैं अंतस्थ। अंतस्थ वर्ण। प्रश्न एग्जाम में पूछेगा कि अंतस्थ वर्ण किन्हें कहते हैं, तो य, र, ल, व को कहेंगे। क्लियर है? इनमें भी विशेष वैरायटी है। देखिए जैसे र है ना, र को हम कहते हैं लुंठित, ल को हम कहेंगे लुंठित, और र को कहेंगे पार्श्विक। ल को कहते हैं पार्श्विक। ये कुछ विशेष प्रकार के नाम हैं। एक चीज और, ये य जो है और ये व है, ये य और ये व, इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो ये हमारे व्यंजन के हो गए, उच्चारण स्थान हो गए, कुछ इनके मूलभूत विशेष प्रकार के जो नाम हैं वो भी हो गए। अब लास्ट में जो सीरीज हमने लिखी थी छ, त्र, ज्ञ और स्त्र की, उस पर आते हैं। वो जान लीजिए वो लोग कौन थे, उनके बारे में भी जानना जरूरी है क्योंकि भाई इसी घर के वो भी सदस्य हैं। चलिए, आपने देखा होगा कि मैंने आपको स्वरों में 4 स्वर बताए थे जो संयुक्त स्वर हैं, जैसे ए, ओ, औ। ऐसे ही 4 ऐसे व्यंजन हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखिए छ, त्र, ज्ञ और स्त्र। छ का निर्माण होता है क और इस मूर्धन स से। त्र का निर्माण होता है त और र से। ये देखिए क्या है? ज्ञ। अगर आप ज्ञ कहेंगे तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? लेकिन आप बाबा रामदेव को देखते होंगे, वो कभी भी विज्ञान नहीं कहते, विज्ञान कहते हैं। क्योंकि ये जो ज्ञ जिसे हम आज पढ़ रहे हैं, ये आधुनिक हिंदी में ज्ञ बोला जाने लगा। प्राचीन भाषा में इसे ज्य बोलते थे। क्या बोलते थे? ज्य। मतलब कि ये जो ग है इसके जगह पे लोग ज का कहते थे, और अब इस पर क्या पढ़ते थे? ज्य पढ़ते थे। जैसे बाबा रामदेव जी कभी भी विज्ञान नहीं कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। कभी भी ज्ञान नहीं कहेंगे, ज्ञान कहेंगे। तो ये ऐसे इसका निर्माण होता है। ये स, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आप जानिए कि ये जो स होता है ना, ये स और ये र, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तब जाके इस स्त्र का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये था संयुक्त व्यंजन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, हिंदी में ही, कि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। तो श्रृंगार ध्यान देंगे हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। कहीं कहीं पे लोग गलत लिख देते हैं, ऐसे करते हैं, तो श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाएगा, श्रृंगार हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। तो ये हिंदी में स्वर हो गए, व्यंजन हो गए। आज स्वरों के और व्यंजनों के जो उच्चारण स्थान है हमने उस पर बात की। अब हम थोड़ा सा और इस पर देखेंगे
चलिए, इन व्यंजनों के बाद दो व्यंजन और होते हैं जिन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त। उन्हें हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, या इन्हें हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या कहेंगे भाई? द्विगुण व्यंजन। वो क्या होता है? एक होते हैं ये महाशय, ठीक है, और एक होते हैं ये। इन दो लोगों को उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। अब हम लोग इसको जानेंगे। अब हम देखेंगे कि कुल कितने व्यंजन हैं, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ देता है कि उच्चारण के आधार पर कुल कितने व्यंजन हैं। आप देखिए, मैं दिखाता हूं, गिनता हूं। क वर्ग में कितने व्यंजन थे? 5। च वर्ग में कितने व्यंजन थे? 5। ट में भी 5, त में 5, प में 5। देखिए, ये टोटल मिलकर आते हैं 25, ठीक। 4 अंतस्थ व्यंजन थे, देखा था आपने। 3 ठो तो स लोग थे, ये हो गया। 1 ह था और 4 संयुक्त व्यंजन थे। इसके साथ साथ हमने देखा है कि 2 जो हैं ये क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। 2 क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। अब आप टोटल को जोड़िए यहां से। अब आप टोटल को जोड़िए, कितना है? 25, 4 29, 29 3 32, 1 33, 33 4 37, 2 39। अगर प्रश्न ये कहता है कि कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 39। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39 हो गई। अगर प्रश्न कह रहा है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो इस 39 में हमने देखा था 2 स्वर थे और 2 अयोगवाह थे, मतलब कुल वर्णों की संख्या हिंदी में कितनी हो गई? 52, 52 हो गई। ये चीज हो गई क्लियर। चलिए, लगभग इतने से आपके एग्जाम में के लिए सफिशिएंट है। इससे अधिक प्रश्न हिंदी से जल्दी नहीं पूछे जाते हैं। अब अगले वीडियो की तरह लास्ट में जब हमने आपको आगत स्वर बताए थे, ऐसे यहाँ पे हम आपको आगत व्यंजन बताने वाले हैं। हिंदी वर्णमाला में जैसे स्वर में एक स्वर आया था ओ वाला, वैसे ही हिंदी वर्णमाला में 5 आगत व्यंजन है जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। जैसे क के नीचे एक बिंदी आपको नजर आ जाएगी। क हो गया, ख हो गया, ज हो गया और फ हो गया। क्या हो गया? फ हो गया, ठीक है। ये जो है ये आगत व्यंजन है। इनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? जो इनका इस्तेमाल है, ठीक है, इनका इस्तेमाल जब उर्दू फारसी के जो शब्द आते हैं उसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे, होता है ना आजाद, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो इसे पढ़ेंगे आजाद, लेकिन अगर एक बिंदी यहाँ लगे तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? आजाद, आजाद। तो ये जो है ये पूरी तरह से उर्दू फारसी का शब्द हो जाता है। इन्हें ये जो लगता है, ये एक बिंदी यहाँ भी लगा दें, इन्हें आगत व्यंजन कहेंगे, ठीक है। जैसे आजमगढ़, आजमगढ़ है। अगर आजमगढ़ कहते हैं तो ठीक है, लेकिन कहते हैं आजमगढ़, तो आजम में क्या होगा? यहाँ पे एक बिंदी लगी होनी चाहिए। ये हो गए वर्णों से व्यंजन के बारे में। व्यंजन के बारे में आज आपने उच्चारण स्थान को देखा और कुछ व्यंजनों के मूलभूत नाम जो हैं उसको आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद वाला जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसमें आप लोग व्यंजन के सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण आदि चीजों के बारे में जानेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए। जो चीजें आपको समझ में आए आप उसको कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में मैं उसका उत्तर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।